नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, सत श्री अकाल। आप तमाम लोगों का एक बार फिर से स्वागत है कहानी के इस ताजा तरीन एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में हमेशा से ही खटास रही है। पाकिस्तान को जब भी मौका मिला है वो भारत को नुकसान पहुंचाने की भरकस कोशिश की है उसने। लेकिन पाकिस्तान में कभी कुछ अच्छा हुआ हो या पाकिस्तान ने कभी कुछ अच्छा करने का सोचा हो तो उसे भारत की मदद लेने की जरूरत ही पड़ी है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे परोक्ष रूप से हो। ऐसा ही वाकया पाकिस्तान के साथ 1998 में ईस्वी में हुआ था, जब पाकिस्तान अपना परमाणु परीक्षण करने वाला था। उसी के 3 दिन पहले एक घटना हो जाती है और उस घटना से पाकिस्तान में कोहराम मच जाता है। एक तरीके से ये कह लीजिए कि पाकिस्तान को भारत का तिरंगा जो है अपने ही देश के एक एयरपोर्ट पर लगाना पड़ता है। अगर वो भारतीय तिरंगा अपने देश के एक एयरपोर्ट पे नहीं लगाता तो शायद उसका जो परमाणु परीक्षण करने का सपना था वो सपना ही रह जाता, पूरा नहीं हो सकता था। ये बात जो है दोस्तों, ये जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत यानी कि कहानी की जो नींव है वो 1974 से ही पड़नी शुरू हो जाती है। दरअसल 1974 में क्या होता है कि भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण करता है। इसके बाद पाकिस्तान में अब धीरे धीरे ये सुगबुगाहट होने लगी कि अगर भारत को टक्कर देना है, अगर भारत का सामना करना है, मुकाबला करना है, तो उसे भी परमाणु परीक्षण करके न्यूक्लियर वीपन वाले देशों में शामिल होना पड़ेगा ही। इसके बाद पाकिस्तान भी अपनी तैयारी धीरे धीरे शुरू करता है। वहीं जब 1998 का समय आता है तो भारत 11 मई 1998 को एक दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में करता है और ये सफल रहता है। इसके बाद तो पाकिस्तान में बिल्कुल आग सी लग जाती है। पाकिस्तान अब किसी न किसी तरीके से वो भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए परेशान था, बेताब। अब डेट आती है 28 मई 1998 की। 28 मई 1998 की ये वो तारीख थी जिस दिन पाकिस्तान ने डिसाइड किया था कि वो भी अपना परमाणु परीक्षण करेगा। इसके लिए उसने जो एरिया चुनी थी परमाणु परीक्षण करने के लिए, वो पाकिस्तान के ही बलूचिस्तान इलाके में एक जगह पड़ती है, चागार डिस्ट्रिक्ट। उस चागार डिस्ट्रिक्ट में रास्को की पहाड़ियां हैं और उन्हीं पहाड़ियों के पास में पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला था। दोस्तों, जब भी कभी परमाणु परीक्षण होता है तो परमाणु परीक्षण होने से उसके फायदे तो होते ही हैं कि वो जो देश है उसके पास में न्यूक्लियर वीपन हो जाता है, लेकिन इससे एक बड़ा नुकसान भी होता है। नुकसान वहाँ के पर्यावरण को होता है, नुकसान वहाँ की रहने वाली आबादी को होता है। चूँकि परीक्षण जब भी होगा उससे विषैली गैसें निकलेंगी, विषैली गैसें वायुमंडल में फैलेंगी और पर्यावरण को प्रदूषित करेंगी। साथ ही वहाँ की जो रहने वाली आबादी है उनको बीमारियां होंगी उन जहरीली गैसों से, बच्चे विकलांग पैदा होंगे। इसका एक जीता जागता उदाहरण आप इस बात से समझ सकते हैं कि वर्ष 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु जो है बम गिराया था, जिसकी वजह से आज भी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में इतने साल गुजर जाने के बाद भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो कहीं ना कहीं, चाहे शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, वो विकलांग ही होते हैं। इस वजह से जो बलूचिस्तान के लोग थे, खास करके जो चागीर डिस्ट्रिक्ट के लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान यहाँ पर अपना परमाणु परीक्षण करे और इसलिए वो लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे थे कि ये जो परीक्षण है ये हो तो, लेकिन कहीं और हो। खैर, ये चल ही रहा था कि परमाणु परीक्षण की जो तारीख है 28 मई, उसके 3 दिन पहले यानी कि 25 मई 1998 की रात शाम को एक ऐसा वाकया पाकिस्तान में हो जाता है जिससे पूरा पाकिस्तान दहशत में हो जाता है। पाकिस्तानी सरकार को ये लगने लगता है कि पता नहीं अब वो परमाणु परीक्षण कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। दोस्तों, होता क्या है कि 25 मई 1998 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में ही एक एयरपोर्ट था, तुर्बत एयरपोर्ट से एक फ़्लाइट जो कि थी PIA 544, वो उड़ान भरती है कराची के लिए। उसको कराची जाना था,
लेकिन कराची जाने के पहले ही उसको एक बीच में एक बंदरगाह पड़ता है, ग्वादर बंदरगाह, और वहीं पर स्थित है एक एयरपोर्ट। उस एयरपोर्ट पर 20 मिनट के लिए रुकना था। मतलब एक तरीके से इस फ्लाइट का एक स्टॉपेज भी था। इसके बाद ग्वादर एयरपोर्ट से वो उड़ान भर दी तो ये लगभग 1 घंटे में वो फ्लाइट को कराची पहुंच जाना था। दोस्तों, ये जो फ्लाइट थी, ये फ्लाइट जो है बहुत छोटी फ्लाइट थी, मतलब छोटी दूरी की भी थी, साथ ही इसकी कैपेसिटी भी बहुत कम थी, यानी कि 30 से 35 लोग ही इस फ्लाइट में आ सकते थे। ये जो फ्लाइट थी उस दिन 26 जो है पैसेंजर को और 5 क्रू मेंबर को लेकर तुर्बत बंदरगाह से निकलती है, और तुर्बत एयरपोर्ट से निकलती है। इसके बाद ये पहुंच जाती है ग्वादर एयरपोर्ट पर। ग्वादर एयरपोर्ट पर जो है ये यहाँ पर 3 मुसाफिर इस फ्लाइट से उतरते हैं और 1 पैसेंजर इस फ्लाइट में सवार होता है। तय वक्त के मुताबिक यानी कि 20 मिनट ये फ्लाइट वहाँ पर ग्वादर एयरपोर्ट पर रुकती है, और जो इसका शेड्यूल्ड समय था 5:55, इस 5:55 पे शाम के इस फ्लाइट को उड़ना था और 1 घंटे में यानी कि 6:55 पर कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना था। ये तय वक्त पर फ्लाइट उड़ती है, यानी कि 5:55 पर। उड़ने के बाद 5 या 10 मिनट ही बीते होंगे, उसी पैसेंजर में से, उन मुसाफिरों में से एक मुसाफिर खड़ा होता है और वो सीधे जहाँ पर फ्लाइट का जो पायलट बैठता है, जो जहाज को उड़ाता है, उसके केबिन को कॉकपिट कहा जाता है, तो वो कॉकपिट की तरफ आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो जो एयर होस्टेस रहती हैं वो उस व्यक्ति को, उस पैसेंजर को अंदर जाने से, यानी कि कॉकपिट के अंदर जाने से मना करती हैं, क्योंकि जो कॉकपिट होता है वो सारे लोगों की इसमें एंट्री नहीं होती। जो खास लोग होते हैं, हालांकि जिसको क्रू मेंबर बोला जाता है, उन्हीं के लिए उसमें एंट्री होती है। इस फ्लाइट में 5 जो क्रू मेंबर थे उनमें से एक कैप्टन थे, जो कि पायलट थे, जो चला रहे थे। उनका नाम था कैप्टन उजैन खान। साथ में एक जो को पायलट थे उनका नाम था मोहम्मद फैजल। तो 2 लोग ये हो गए। बाकी 2 एयर होस्टेस थी इस फ्लाइट में, उनका नाम था, एक का खालिदा अफरीदी और दूसरी का नाम था अस्मा ईरानी। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे उस फ्लाइट में जो क्रू मेंबर के तरीके से थे, तो वो थे ग्राउंड इंजीनियर थे, उनका नाम था सज्जाद खान, सज्जाद चौधरी नाम था। ये 5 क्रू मेंबर थे और 26 पैसेंजर थे। अब वो पैसेंजर उठता है और जैसे कि मैंने बताया कि कॉकपिट की तरफ वो जाने लगता है, तब जो एयर होस्टेस थी वो उनको रोकती हैं और कहती हैं कि आप सर अंदर नहीं जा सकते। वो पैसेंजर उस महिला को, यानी कि एयर होस्टेस को धक्का देता है और सीधे कॉकपिट का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। दरअसल उस समय तक चूंकि इतनी ज़्यादा जो है वो क्राइम नहीं होता था, इतनी ज़्यादा घटनाएं नहीं होती थी, हाईजैक की घटना नहीं होती थी, इस वजह से जो कॉकपिट का दरवाज़ा था वो ऑटोमेटिक लॉक नहीं होता था। यानी कि कोई भी जो है, चाहे पायलट की तरफ से, पायलट की साइड से या पैसेंजर की साइड से, कोई भी उस कॉकपिट को खोलकर अंदर जा सकता है। लेकिन जब से ये हाईजैक वगैरह की घटनाएं ज़्यादा होने लगी, ज़्यादा बढ़ने लगी, तब से अब फ्लाइट में ये सुविधा दी जाने लगी कि जो कॉकपिट का दरवाज़ा है वो अंदर की तरफ से ही खुलेगा, यानी कि पायलट ही उसको खोल सकता है या को पायलट खोल सकता है। पैसेंजर साइड की तरफ से वो कॉकपिट का दरवाज़ा अब नहीं खुल सकता। खैर, अब वो जो पैसेंजर था वो अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद में जो पायलट रहते हैं कैप्टन उजैन खान के सर पर पिस्टल निकाल के तान देता है और कहता है कि ये जो फ्लाइट है, ये जो प्लेन है, ये हाईजैक हो चुकी है। अब जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना है, जहाँ मैं कहूँगा तुम्हें इस फ्लाइट को वहाँ ले जाना है। कैप्टन जो है वो उसकी बात को सुनता है और करता ही क्या, क्योंकि बेबस था, उसके सर पर बंदूक तनी हुई थी। और इधर पैसेंजर साइड में एक घटना और होती है। उन्हीं पैसेंजरों में से 2 पैसेंजर और उठ के खड़े होते हैं और वो पिस्टल निकालते हैं, हवा में लहराते हैं और पैसेंजरों की तरफ और एयर होस्टेस की तरफ देखकर कहते हैं कि ये जो प्लेन है ये हाईजैक हो चुका है। अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की या अगर किसी ने विरोध करने की कोशिश की तो उसको सीधे गोली मार दी जाएगी। वो जो हाईजैकर थे उन्होंने सलवार और कमीज़ पहन रखी थी। उन्हीं में से एक हाईजैकर, जो 2 लोग खड़े हुए थे, उसमें से एक व्यक्ति जो है वो अपने कपड़े निकालता है और कहता है कि ये देख लो, मेरे शरीर पर बम बंधा हुआ है, अगर किसी ने जरा सी भी शरारत की तो इस बम से मैं पूरी प्लेन को भी उड़ा सकता हूँ। अब
ऐसा कहने पे जो पैसेंजर थे, जो क्रू मेंबर थे, वो सारे सदमे में आ जाते हैं और उनसे कहा जाता है, मतलब पायलट अब कहता है डर के कि ठीक है, आप जहां बताएं मैं जो है वहां ले चलने के लिए तैयार हूं और जो कहें वो भी मैं करने के लिए तैयार हूं। पायलट अब थोड़ी सी बातचीत में ये भांप चुका था कि ये जो हाईजैकर हैं ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और इनको प्लेन की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो पायलट क्या करता है कि प्लेन को जब जब कोई जो है प्लेन हाईजैक होता है तब पायलट के पास में एक सिस्टम होता है, एक व्यवस्था होती है कि वो जो एयरपोर्ट का ट्रैफिक सिग्नल होता है, यानी कि एटीसी जिसको कंट्रोल करती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, उसको वो सूचना भेज सके और पता बता सके कि इस प्लेन के साथ में क्या हुआ है। उस सिस्टम को कहते थे या कहते हैं ट्रांसपोंडर हाईजैक मोड। तो पायलट जो है उस प्लेन को ट्रांसपोंडर हाईजैक मोड पे डाल देता है और ये बिल्कुल चुपचाप होता है, किसी को पता नहीं लगता। लेकिन ट्रांसपोर्टेड हाईजैक मोड पर डालने से ये होता है कि जो पाकिस्तान के एक की एटीसी थी उसको ये खबर मिल जाती है, उसको ये सूचना मिल जाती है कि ये जो प्लेन है वो हाईजैक हो चुका है। अब इसके बाद जो हाईजैकर थे वो कहते हैं पायलट से कि इस प्लेन को अब तुम नई दिल्ली की तरफ लेके चलो। अब पाकिस्तानी प्लेन है, नई दिल्ली की तरफ इतना तो मतलब संभव है नहीं कि भारत जो है किसी भी विदेशी प्लेन को बिना परमिशन के वो अंदर जाने दे, अपने देश में आने दे। खैर, अब जो पायलट था वो भाप तो चुका ही था कि ये इतने ज़्यादा जानकार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। तो वो हाईजैकर से कहता है कि सर ये छोटी दूरी का प्लेन है और इसमें ईंधन भी कम है, इसलिए ये डायरेक्ट जो है वो नई दिल्ली तो नहीं जा सकती। इसके लिए इस प्लेन को हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ही किसी एयरपोर्ट पर लैंड कराना होगा और फ्यूल डलवाना होगा, ईंधन डलवाना होगा, तभी ये कहीं जाकर नई दिल्ली लैंड कर सकता है। हाईजैकर ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अध्ययन कर रखा था, थोड़ा बहुत जो है अपना जो है खोजबीन कर रखी थी, जिससे उन्होंने कहा कि जहाँ पर हम हैं, जिस जगह पर हम हैं, वहाँ से सबसे नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो गुजरात का भुज एयरपोर्ट है। क्योंकि पाकिस्तान में वो उतारना नहीं चाहते थे इस प्लेन को, वो भारत में ही कहीं उतारना चाहते थे और भारत में उस जगह से सबसे नज़दीक जो एयरपोर्ट था वो गुजरात का भुज ही था। तो उसने कहा कि आप इस प्लेन को अब गुजरात के भुज एयरपोर्ट की तरफ लेकर चलो, वहीं हम इसको प्लेन को जो है लैंड कराएंगे और वहीं से हम रिफ़िल कराएंगे, फ्यूल रिफ़िल कराएंगे, इसके बाद हम नई दिल्ली ले चलेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि इधर जो है अब पायलट क्या करता है कि वो मैसेज जो है वो एटीसी को भेज देता है कि ये जो प्लेन है वो हाईजैक हो चुका है और ऐसे ऐसे 3 हाईजैकर हैं और वो जो है ले जाना चाहते हैं इस प्लेन को इंडिया की तरफ। तो हम जो है चाहते हैं कि ये प्लेन जो है यही जो है पाकिस्तान में ही एक बार लैंड करवाएं और जो होगा देखा जाएगा। ये मैसेज चला जाता है। इधर पायलट जो है अब 2-3 बार प्लेन को हवा में घुमाता है और घुमाने के बाद में वो एक तरीके से पाकिस्तान की तरफ ही मोड़ देता है। लेकिन हाईजैकर को ये लगता है कि ये जो प्लेन है अब 2-3 बार मुड़ गया है, यानी कि अब ये हिंदुस्तान यानी कि इंडिया की तरफ ही जा रहा है। इधर जब पाकिस्तानी एटीसी को ये पता लगता है कि ऐसे ऐसे हाईजैक हुआ है और जो हाईजैकर की डिमांड है वो ये है कि भारत में लैंड करवाना है, तो वो इसके लिए लैंड करवाने के लिए अपने ही देश में जो जगह चुनते हैं वो चुनते हैं हैदराबाद एयरपोर्ट। दोस्तों, हैदराबाद एयरपोर्ट यानी कि हैदराबाद की नाम की जगह वो पाकिस्तान में भी है, एक अपने देश भारत में है, दूसरा पाकिस्तान में भी है। तो ये जो उस प्लेन को लैंड करवाना था यानी कि एटीसी ने जहाँ पर लैंड करवाने के लिए सोचा था वो हैदराबाद का यानी कि पाकिस्तान के हैदराबाद एयरपोर्ट को चुना था। अब इस एयरपोर्ट को चुनने का जो कारण था वो ये था कि नज़दीक भी था। अब धीरे धीरे ये जो वहाँ पर जो एटीसी है वो उसका नक्शा जो है वो चेंज करने लगती है हैदराबाद एयरपोर्ट का। क्यों? क्योंकि रात का वक्त था और जो हाईजैकर थे वो ये चाहते थे कि भारत में लैंड करे ये प्लेन भुज एयरपोर्ट पर। अब उस हैदराबाद एयरपोर्ट को इस तरीके से दिखाना था कि वो लगे कि भारत का ही कोई एक एयरपोर्ट है, यानी कि भुज एयरपोर्ट है। इसके लिए पाकिस्तानी एटीसी वहाँ का जो स्टाफ था, वहाँ का जो प्रशासन था, वो हैदराबाद एयरपोर्ट का रातों रात नक्शा बदल देता है।
वो क्या करता है कि जो वहाँ पर साइन बोर्ड लगे हुए थे उन साइन बोर्ड को हटाकर नए साइन बोर्ड लगा देता है, नए बोर्ड लगा देता है। पाकिस्तानी झंडा हटाकर भारत का तिरंगा लगा दिया जाता है उस एयरपोर्ट पर। यह सबसे बड़ी घटना थी। यहाँ भी भारत का यानी कि भारतीय तिरंगे का साथ लेना पड़ा पाकिस्तानी सरकार को। इसके बाद जो लाइटें थी एयरपोर्ट की वो सारी जो है वो बंद कर दी जाती हैं। जो रनवे था उस रनवे की ही लाइट जो है वो ऑन की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि रात थी ही और लाइट वहाँ पे जलाई गई थी जहाँ से ये लग सके कि ये इंडियन एयरपोर्ट है, भारत का ही की कोई एयरपोर्ट है और ये कोई पाकिस्तान का एयरपोर्ट नहीं है। खैर आनन फानन में पाकिस्तानी सरकार जो है, पाकिस्तानी एयरपोर्ट की अथॉरिटी इस काम को जो है फटाफट निपटा लेती है। इसके बाद अब ये जो प्लेन है वो थोड़ी देर में यानी कि 1-2 घंटे में जाकर ये पाकिस्तान के हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड करता है। 1 घंटे तक जो है ये एयरपोर्ट पर मतलब रनवे पर ये प्लेन खड़ा रहता है। पाकिस्तान के जो वो हाईजैकर थे वो 3 हाईजैकर भी ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि ये तो हम इंडिया में अब सुरक्षित पहुंच गए हैं, भुज एयरपोर्ट पर हैं, क्योंकि उनको बाकायदा तिरंगा दिख रहा था, पूरा जो है वो बोर्ड जो है हिंदी में दिख रहा था, मतलब सारी चीज़ें ऐसे डेकोरेट की गई थी जैसे कि ये इंडियन एयरपोर्ट ही लगे। 1 घंटे बाद अब प्लेन का जो दरवाज़ा था वो खुलता है और उसमें से एक जो व्यक्ति थे सज्जाद चौधरी वो उतरते हैं और उनको भेजा जाता है कि जाकर इंडियन अथॉरिटी से आप बात करो और खाने पीने का प्रबंध करो और नई फ्यूल रिफ़िल करवाओ और इसको जो है नई दिल्ली की तरफ लेकर चलो। अब ये इस बात के लिए सज्जाद चौधरी जो है वो उतरते हैं प्लेन से और पहुँचते हैं एयरपोर्ट की अथॉरिटी के पास में। एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी थी वो अथॉरिटी उनके पास पहुंचने के बाद सज्जाद चौधरी सारी जो है घटना बताते हैं कि 3 हाईजैकर हैं, उनके पास में पिस्टल है, बॉम्ब है, इस तरीके से हाईजैक कर लिया है, सारी चीज़ें जो है वो उनको बताते हैं। बताने के बाद जो है अब ये प्लान किया जाता है कि अब इनको जो है किस तरीके से पकड़ा जाए, इनकी डिमांड क्या है वो भी जाना जाए। और इसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसको हिंदी आती हो, क्योंकि हाईजैकरों को तो लग रहा था कि ये जो प्लेन है वो इंडिया में है, तो इस वजह से एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो कि हिंदी बोलता हो और हिंदुस्तानी कल्चर को बिल्कुल जो है अडॉप्ट कर सकता हो। इसके लिए पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे जो फोर्स तैनात था उसमें 3 लोग थे, उनका चुनाव किया जाता है। ये 3 लोग जो थे, एक थे एसएसपी अख्तर गोर चानी और दूसरे थे एसएसपी उस्मान अनवर और तीसरे थे डीएसपी सुहेल खान। तो इन 3 व्यक्तियों का सिलेक्शन किया जाता है। ये पाकिस्तान पुलिस के ही थे और इनको ये जिम्मा दिया जाता है कि जाकर तुम हाईजैकरों से बात करो, उनको कन्विंस करो, गुमराह करो और किसी तरीके से इस जो मिशन है इनका हाईजैक करने का, इसको अनसक्सेसफुल करो। ये तीनों अफसर अपनी वर्दी उतारते हैं। उतारने के बाद में खास बात ये थी कि इन तीनों को हिंदी फिल्में जो है देखने की वजह से हिंदी बहुत अच्छी आती थी। अपने बॉलीवुड की फिल्में पाकिस्तान में खूब चलती हैं, पाकिस्तान में बॉलीवुड के खूब सारे फैन हैं। इस वजह से ऐसा नहीं है कि वहाँ पर केवल उर्दू लैंग्वेज ही आती है उन लोगों को, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जो है बाकायदा हिंदी भी आती है। और उन जो है चुनिंदा लोगों में से ये 3 जो पुलिस वाले थे ये थे जिनको हिंदी प्रॉपर आती थी। ये तीनों लोग अपनी वर्दी उतारते हैं और उतारने के बाद में ये उस प्लेन के पास में पहुंचते हैं, अंदर जाते हैं और तीनों जो हाईजैकर थे उनसे मिलते हैं, बाकायदा हिंदी में नमस्कार करते हैं और एक जो है कहने का मतलब शिष्टाचार जो था वो पूरी तरीके से करते हैं। हाईजैकर को लगता ही नहीं है कि ये जो 3 व्यक्ति हैं वो पाकिस्तानी पुलिस के नहीं हैं। हाईजैकर को लगता है कि ये भारतीय अथॉरिटी के ही रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि हैं। खैर इसके बाद अब वो जो तीनों पुलिस वाले थे वो उन हाईजैकरों से अपना नाम बताते हैं। तो पहले जो थे वो बताते हैं, जो पहले पुलिस वाले थे यानी कि जो एसएसपी अख्तर गोर चानी थे वो अपना नाम बताते हैं कि उनका नाम मनोज कुमार है। दूसरे जो थे उस्मान अनवर, एसएसपी उस्मान अनवर, वो अपना नाम बताते हैं कि उनका नाम रामचंद्र है। और तीसरे जो थे वो डीएसपी सुहेल खान थे, वो अपना नाम बताते हैं कि उनका नाम गोपीचंद है। यानी कि अब 3 पाकिस्तानी पुलिस के अधिकारी और तीनों अपना नाम बदल के बन गए क्या, बन गए मनोज कुमार, रामचंद्र और गोपीचंद। गोपीचंद को आप जानते ही होंगे, भारत के एक बहुत बड़े जासूस थे।
खैर हो सकता है कि वो इन्हीं गोपीचंद के नाम से ही प्रभावित हुए हैं, और ये खैर जो नाम था वो आनन फानन में ही सोचा गया था। इसके बाद वो इन तीनों हाईजैकरों से, ये तीनों पुलिस वाले तीनों हाईजैकरों से खूब घुल मिल जाते हैं, खूब बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद में हिंदी जो है, हिंदी में खूब बोल रहे थे। चूंकि इन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला ऐसा था जिसको बलोच लैंग्वेज आती थी, और जो हाईजैकर थे उनको भी बलोच लैंग्वेज आती थी। तो वो हाईजैकर आपस में जब बात करते तो वो बलोच लैंग्वेज में बात करते थे, बलोच लैंग्वेज में बात करते थे। तो और ये जो पुलिस वाले थे, इसको भी, इनमें से एक पुलिस वाले को भी बलोच लैंग्वेज आती थी। तो जिस पुलिस वाले को बलोच लैंग्वेज आती थी वो पूरी तरीके से समझ रहा था कि ये जो हाईजैकर हैं ये आपस में बात क्या कर रहे हैं, और इस तरीके से इन पुलिस वालों को ये भनक लग गई, ये खबर लग गई कि ये जो हाईजैकर हैं ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, प्रोफेशनल नहीं है, इनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है। और इस तरीके से पूरा जो है भांप लिया कि हाईजैकर की जो कैटेगरी है वो किस तरीके की है। खैर इसके बाद अब ये घुल मिल जाते हैं। घुलने मिलने के बाद में हाईजैकरों से पूछते हैं कि आप बताइए कि आपकी डिमांड क्या है, आप चाहते क्या हैं। तो हाईजैकर कहते हैं कि सबसे पहले तो इस प्लेन का जो फ्यूल है वो रिफिल करवा दो, और हमारे इस प्लेन को दिल्ली के लिए परमिशन दिला दो, दिल्ली लेके जाना है। और वहाँ पर जो दिल्ली में जो पाकिस्तानी दूतावास है, उस दूतावास के जो एम्बेसडर हैं, हमें उनसे बात करनी है और उनसे अपनी डिमांड रखनी है कि जो पाकिस्तान 28 मई 1998 को बलूचिस्तान में अपना जो परमाणु परीक्षण करने जा रहा है उसको वो जो है वहाँ पर ना करें, और हमें यह आश्वासन दें कि वो परीक्षण कहीं और होगा। खैर अब ये तीनों पुलिस वाले जो है, अब गुमराह करना था, किसी तरीके से टाइम पास करना था, तो वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं जो है वो इस समय इस्लामाबाद के दौरे पर गए हुए हैं। जैसे ही वो आएंगे सबसे पहले तो हम उनको जो है आपसे जो है बुला के मुलाकात करवा देंगे, मीटिंग करवा देंगे। दूसरी बात ये है कि हम आपके प्लेन का जो वो है फ्यूल है वो भी रिफिल करवा देंगे, लेकिन हम इस प्लेन को नई दिल्ली जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, बहुत ही सेंसिटिव जगह है, और इस तरीके से किसी हाईजैक किए हुए प्लेन को नई दिल्ली जाने के लिए, उड़ान भरने के लिए हम परमिट नहीं कर सकते। और इस तरीके से इन तीनों हाईजैकरों को वो पुलिस वाले उलझा कर रखते हैं। इधर अब पाकिस्तान के जो स्पेशल कमांडो थे उनका वेट हो रहा था कि वो आ जाते तो किसी तरीके से इन हाईजैकरों पर काबू पाते और ये जो पैसेंजर हैं इनको छुड़ाते, जो प्लेन हाईजैक किया हुआ है इसको जो है वो छुड़ा देते, और पाकिस्तान ये जो प्लेन था इसको कराची के लिए रवाना किया जाता। लेकिन इधर रात भी बीती जा रही थी, क्योंकि रात के लगभग 1-1:30 बज गए थे ऐसा सब कुछ होते होते। तो चूंकि अब जो पाकिस्तान सरकार थी या पाकिस्तानी जो अथॉरिटी थी उसके पास में रात का ही समय था, क्योंकि अगर सुबह हो जाती तो ये जो सारा भेद था वो खुल जाता, क्योंकि सुबह के उजाले में, दिन के उजाले में सब कुछ दिखने लगता कि ये पाकिस्तानी एयरपोर्ट है ना कि भारत का एयरपोर्ट है, क्योंकि रातों रात आप कितना नक्शा बदल देंगे किसी एयरपोर्ट का। इस वजह से बस कुछ दिखाने के लिए कि भारतीय तिरंगा लगा हुआ है, हिंदी में साइन बोर्ड लगे हुए हैं, बाकी जो ऐसी चीज़ें थी जो कि पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रही थी कि पाकिस्तान की सरजमी है, वहाँ की लाइटें बंद कर दी गई थी गुमराह करने के लिए। तो सुबह होता तो भेद खुल जाता, और भेद खुल जाता तो कहीं ना कहीं पैसेंजरों की जान भी जा सकती थी, प्लेन में ब्लास्ट भी हो सकता था, मतलब कुछ भी हो सकता था। इस वजह से आनन फानन में ही जो है जो भी करना था वो करना था। इधर जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी जो कमांडो थे उनको आने में देरी हो रही थी, वो दूर थे, उनको आने में समय लग रहा था। तो अब ये जो तीनों पुलिस वाले थे ये अभी तक भांप चुके थे कि ये जो हाईजैकर हैं ये प्रोफेशनल नहीं है और इन पर काबू पाया जा सकता है। तो तीनों पुलिस वाले आंखों में ही एक दूसरे से इशारा करते हैं और कहते हैं, मतलब इशारे में ये बात हो जाती है कि इन पर जो है अचानक, मतलब तीनों लोग एक साथ जो है हमला करेंगे और इनको काबू करेंगे। और वही होता है, तीनों जो पुलिस वाले थे वो अलग अलग तीनों हाईजैकरों के पास में जाते हैं, जाकर उनसे जो है इधर उधर उनका दिमाग भटकाते हैं, और एक बार आंखों से इशारा होता है और तीनों पुलिस वाले उन हाईजैकरों पर टूट पड़ते हैं। और टूट पड़ने के बाद में बस थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है, और मशक्क़त करने के बाद उन हाईजैकरों पर काबू पा लेते हैं। काबू पाने के बाद में उनको हाईजैकरों को प्लेन से उतारा जाता है। उतारने के बाद में जब उनकी तलाशी ली जाती है तो पता लगता है कि इनके पास में पिस्टल है लेकिन कोई बम नहीं है।
हालांकि अगर बम होता तो हो सकता है कि नुकसान भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरीके से इनको हाईजैकरों को काबू करके नीचे उतारा जाता है। फिर इनसे पूछा जाता है कि बताओ, इधर प्लेन को रवाना कर दिया जाता है ये सब होने के बाद में पैसेंजरों के साथ में कराची के लिए, और प्लेन जो है वो कराची के लिए उड़ान भरती है। अब इन हाईजैकरों से पूछा जाता है कि ये बताओ कि तुमने जो है इस प्लेन को हाईजैक क्यों किया था। तो उन हाईजैकरों ने बताया कि दरअसल हम लोग बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, उसी चागिर डिस्ट्रिक्ट के, जहां पर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता है, और इससे हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारी आबादी है, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। इसके लिए हमने पाकिस्तानी सरकार से बार बार डिमांड की कि वो यहाँ पर परीक्षण ना करे, और हम लोग इस प्लेन को हाईजैक करके सिर्फ यही जो है करवाना चाहते थे, यही अपनी बात मनवाना चाहते थे कि पाकिस्तान इस परीक्षण को बलूचिस्तान में न कर कहीं और करे। खैर, अब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद में इधर अब जो है पाकिस्तान में सब कुछ सामान्य हो जाता है। सामान्य भी, ध्यान देने वाली बात है, सामान्य भी तब हुआ जब पाकिस्तानी सरकार को, पाकिस्तानी हुकूमत को भारतीय तिरंगे यानी कि राष्ट्रीय ध्वज का सहारा लेना पड़ा, तभी कहीं जाकर हुआ। और इस तरीके से 3 दिन बाद यानी कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान अपना परमाणु परीक्षण उसी जगह पर, उसी बलूचिस्तान के चागिर डिस्ट्रिक्ट के, यानी कि जो पहाड़ियाँ थी, रास्कों की पहाड़ियाँ, वहीं पर करता है। और परीक्षण करने के बाद जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट था, वो मिशन था, वो सक्सेसफुल हो जाता है। और इसके बाद पाकिस्तान के उस न्यूक्लियर टेस्ट में जो शामिल साइंटिस्ट थे, जिनमें एक नाम प्रमुख है कादिर खान का, वो उनका जो है बहुत ज़्यादा सम्मान होता है, बहुत ज़्यादा आवभगत की जाती है। इधर इन 3 हाईजैकरों पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। 17 सालों तक जो है वो मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद जो पाकिस्तान की हुकूमत है, वो इन तीनों हाईजैकरों को सजाए मौत यानी कि फांसी की सज़ा सुनाती है। हालांकि इसका जो विरोध है वो बलूचिस्तान के जो लोग नेता थे वो करते हैं, और वो कहते हैं कि ये कोई प्रोफेशनल हाईजैकर नहीं है, ये पाकिस्तान को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, ये केवल और केवल अपनी डिमांड जो है वो मनवाना चाहते थे। इस वजह से इनकी जो फांसी की सज़ा है उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन पाकिस्तानी सरकार कोई भी दलील नहीं सुनती, वो इनकी सजाए मौत की सज़ा को बरकरार रखती है। और पाकिस्तान की सरकार ये दलील देती है कि बेशक इनका जो मकसद था वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन अगर इनका मिशन सक्सेसफुल हो जाता तो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर टेस्ट का सपना था वो अधूरा रह जाता। हो सकता था कि ये सपना पूरा ना हो पाता। इस वजह से जो भी हो, इनको मिलेगी तो सजाए मौत ही। बहुत विरोध के बाद भी इन तीनों लोगों को मौत की सज़ा दी जाती है। इनमें से एक व्यक्ति को कराची की जेल में फांसी पर लटका दिया जाता है। बाकी 2 बचे हुए लोगों को उसी हैदराबाद की जेल में, जहां पर इस प्लेन को लैंड किया गया था, वहीं पर जो है उसी शहर में, उसी शहर की जेल में 28 मई 2015 यानी कि उसी डेट को, जिस डेट को पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसी डेट को 17 सालों बाद इनको सज़ा दे दी जाती है मौत की। खैर, मौत की सज़ा देने के बाद भी आज की डेट की अगर बात करें तो बलूचिस्तान के लोग इनको अपना हीरो मानते हैं। आज भी इनको, इन तीनों हाईजैकरों को भुला नहीं पाए हैं, इनके बलिदान को भुला नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको बताया कि कैसे जो है पाकिस्तानी सरकार को अपना न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से ना सही, परोक्ष रूप से ही, लेकिन भारत की, भारतीय तिरंगे की मदद लेनी पड़ी, तब जाकर कहीं उनका जो मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ। तो फिलहाल दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। और दूसरी बात ये कि वीडियो को बड़ी मेहनत से बनाते हैं, इस वजह से आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट जरूर करिएगा। तो फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।